आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल पेपर सेशन 2022-23 के लिए क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट कोड 412 सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके लिए एजुकेशन में इसके सिंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो देखिए, सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें टोटल 21 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और सेक्शन बी में जो है ना सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के 16 क्वेश्चन है। टोटल 21 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें आंसर करना है आपको 15 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव से 5 और सब्जेक्टिव से 10। 2 आवर का ड्यूरेशन है। और याद रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को ना एक सही आर्डर में लिखना है। आर्डर को आप उटपटांग नहीं करेंगे। अब सेक्शन ए में देखिए, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ कि MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। और जो मार्क्स है ना अलॉटेड है सारे क्वेश्चन या पार्ट के आगे में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए इस पार्ट को आपको पूरा सॉल्व करना है। और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 26 मार्क्स के, टोटल 16 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और जो मार्क्स दिए हुए हैं ना अलॉटेड है हर एक सब क्वेश्चन और पार्ट के आगे में। अब चलिए फिर शुरू करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लिया गया है। 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल 4 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। तो इसमें देखिए नेगेटिव स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो कौन सा है। ये बोलता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो देखिए नेगेटिव स्ट्रेस से तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकता, तो होगा ही नहीं। बी है गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ तो हो ही नहीं सकता। और सी है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं ना, यही नेगेटिव स्ट्रेस के सबसे बड़े इफेक्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इमोशनल स्टेबिलिटी भी तो नेगेटिव स्ट्रेस से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू इनकलकुलेट डिसिप्लिन दैट फर्दर हेल्प्स हिम हर इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स गोल। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है ना हेल्प करता है, अगर इसको समझें हम लोग तो, कि आदमी जो है कंसिस्टेंट एफर्ट करता है ताकि वो अपने गोल को पा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सेल्फ अवेयरनेस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने भी आप अवेयर हो जाएं, कितने भी मोटिवेट हो जाएं, कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन अगर आप किसी नियम से, किसी अनुशासन से, किसी हैबिट से नहीं बंधे हुए हैं तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए बहुत फेमस है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को डेवलप किया है। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज सेटिंग्स। इनमें से कौन सा का यूज करके हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग को चेंज करने के लिए हमको कंट्रोल पैनल का जरूरत पड़ता है, ये हमको मालूम है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर सोशल प्रॉब्लम्स दैट लीड्स टू सोशल चेंज बाय इम्प्लाइंग इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस कैन बी रिफर्ड टू एज। तो देखिए जो सस्टेनेबल या दीर्घगामी सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं, जो कि सामाजिक समस्याएं होती हैं, जिससे समाज में परिवर्तन आता है और इससे ही एम्प्लॉयबल इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप होता है, प्रोसेस डेवलप होता है और ऑपरेशंस भी डेवलप होते हैं। ये सब क्या है? तो देखिए ये सब सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द कमर्शियल फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई एन इंटरप्रेन्योर। कि एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा जो कमर्शियल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो क्या होता है। ए है इनोवेशन, बी है कंट्रोलिंग, सी है प्लानिंग और डी है मार्केटिंग। तो देखिए इनोवेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग के द्वारा कोई भी कमर्शियल काम तो नहीं होता। कमर्शियल काम होता है मार्केटिंग के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मार्केटिंग। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। इसमें 6 क्वेश्चन में 5 सॉल्व करना है और टोटल 5 मार्क्स से मिलेगा। इसमें क्वेश्चन 1 है नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 2 प्रकार हमको बताने हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है, इसके आंसर में लिखेंगे कि 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट है प्रोडक्शन मार्केटिंग मिक्स और सेकंड है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे आ चुके हैं। हु प्रपोज्ड 4 पीस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो किसने मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है। इसमें ऑप्शन ए बोलता है फिलिप कोटलर, बी है विलियम जे स्टेंटन और सी है ई जेरोम मैकार्थी। तो देखिए ई जेरोम मैकार्थी ने 4 पीस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है मार्केटिंग मिक्स में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ ड्रेस डिजाइनर विशेस टू सेल
his unique exclusive dress to wealthy customers. Which pricing strategy should be used? तो एक ड्रेस डिजाइनर है जो कि चाहता है कि वो अपने यूनिक एक्सक्लूसिव ड्रेस को धनवान कस्टमर्स को बेचे, तो कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए यूज करना चाहिए उसको? ये है पेनिट्रेशन, बी है स्कीमिंग, और सी है कास्ट प्लस प्राइसिंग, और डी आवर बेस्ड प्राइसिंग। तो देखिए स्कीमिंग प्राइसेस जो है ना सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा स्कीमिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इसको हमको करेक्ट सीक्वेंस में सही ऑर्डर में इसको जमाना है। फर्स्ट है सेगमेंटेशन, सेकेंड है पोजिशनिंग और थर्ड है टारगेटिंग। तो देखिए जो सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, टारगेटिंग में सबसे पहले जो सेगमेंटेशन होता है, सबसे पहले सेगमेंट बनाते हैं, फिर टारगेट करते हैं, फिर पोजीशन करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन सी में करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट्स फॉर व्हिच सेगमेंटेशन हैज़ टू बी डन। कौन से ऐसे 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट हैं जिसमें सेगमेंटेशन होना चाहिए? तो देखिए 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट जो है जिसमें सेगमेंटेशन होना चाहिए वो है कंज्यूमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट्स, है ना। तो जो कंज्यूमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट्स होता है ना, उसमें ये जो सेगमेंटेशन है वो होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी विच इज हेल्पफुल इन केस टारगेट ऑडियंस इज इलिटरेट। तो मान लीजिए जो हमारा केस टारगेट ऑडियंस है वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो कौन से टाइप का पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा? ये है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास। ये तो अलग अलग प्रोडक्ट क्लास के हिसाब से पोजीशनिंग करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देखिए पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिम्बोल्स और इलस्ट्रेशंस। चूँकि वो पढ़ नहीं सकते तो सिम्बोल्स या प्रतीक चिन्हों के द्वारा अगर हम लोग पोजीशनिंग करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिम्बोल्स और इलस्ट्रेशंस। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल 5 मार्क्स इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेल। तो देखिए जो प्रोसेस ऑफ सेल होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ए बोलता है क्वालिफाइंग, बी बोलता है प्रॉस्पेक्टिंग, सी बोलता है नेगोशिएटिंग और डी बोलता है प्रेजेंटिंग। तो देखिए जो प्रॉस्पेक्टिंग होता है ना प्रोसेस ऑफ सेल का फर्स्ट स्टेप होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है कि व्हाट शुड बी डन बाई ए सेल्समैन व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाई द कस्टमर। तो एक सेल्समैन के द्वारा क्या करना चाहिए जब कस्टमर के द्वारा एक ऑब्जेक्शन जो है ना रेज किया जाता है? ये बोलता है इग्नोर इट, बी बोलता है लिसन टू इट, सी है इंटरप्ट एंड कंटिन्यू हिज प्रेजेंटेशन और डी है लिसन टू इट एंड हैंडल इट। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्समैन जो है ना उसको सुने, प्रॉब्लम को सुने और उसको हैंडल करे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लिसन टू इट एंड हैंडल इट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है in which kind of products sale may take time and may not be completed in one call or one meeting। किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में सेल जो है ना समय लेता है और एक कॉल में या एक मीटिंग में कंप्लीट नहीं होता है? तो देखिए ये जो है ना टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो एक बार में, एक कॉल में, एक मीटिंग में इनका सेल जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा कि टेक्निकल प्रोडक्ट सेल में टेक टाइम एंड मे नॉट बी कंप्लीटेड इन वन कॉल और वन मीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है नेम द लास्ट स्टेप ऑफ सेलिंग प्रोसेस दैट हेल्प इन रिपीट परचेसेस एंड बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। कि जो लास्ट स्टेप होता है सेलिंग प्रोसेस का वो कि फिर से परचेस के लिए हेल्प करता है, रिपीट परचेस के लिए हेल्प करता है और कस्टमर के लॉयल्टी को बिल्डअप करता है। ये होता है फॉलोअप। लास्ट स्टेप जो होता है सेलिंग प्रोसेस का फॉलोअप होता है। अगर हम फॉलोअप करते हैं तो कस्टमर फिर से हमारे पास आता है और कस्टमर की लॉयल्टी जो है ना वो बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्लानिंग द प्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो जो प्लानिंग होता है प्रेजेंटेशन का उसको किस नाम से भी जानते हैं? तो देखिए अप्रोच तो ऐसा होगा कि प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको हम लोग प्री अप्रोच के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्री अप्रोच। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है हु कॉन्स्टिट्यूट्स लीड्स इन द सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस में लीड को कौन कंस्टिट्यूट करता है? तो इसका ऑप्शन ए है नंबर ऑफ कस्टमर्स, बी है नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिक्वायर द गुड्स, सी है नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिक्वायर द गुड्स एंड आर विलिंग टू बाई और डी है नंबर ऑफ पर्सन्स हु मे बी पॉसिबल कस्टमर्स। तो देखिए लीड्स को सेल प्रोसेस में कंस्टिट्यूट करता है वो नंबर ऑफ पर्सन, वे लोग जो कि फ्यूचर के पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स
हु मे बी पॉसिबल कस्टमर्स। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें भी 6 क्वेश्चन में से। तो इसमें फर्स्ट है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ जॉब रिलेटेड डिफिकल्टी फॉर अ सेल्स पर्सन। इसमें से कौन सा जो है ना जॉब रिलेटेड डिफिकल्टी को डिपिक्ट करता है। ए है कंपटीशन विथ लो प्राइस कंपटीटर्स, बी है कंपटीशन विथ हाई प्राइस्ड कंपटीटर्स, सी नो कंपटीशन और डी लिमिटेड कंपटीशन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अगर उसी प्रोडक्ट को कोई कम कीमत में बेच रहा है तो जॉब रिलेटेड डिफिकल्टी हो जाएगा सेल्स पर्सन के लिए, क्योंकि उसके साथ तो कंपटीशन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, स्टेट द मीनिंग ऑफ लीड पाइपलाइन। लीड पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ शोइंग कीन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट समटाइम्स प्रॉस्पेक्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू मेक अ बाइंग डिसीजन व्हिच इज कॉल्ड द लीड पाइपलाइन। तो मान लीजिए कोई भी कस्टमर जो है ना उसका एकदम डीपली इंटरेस्ट है किसी प्रोडक्ट में, ऐसा लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है वो लंबा समय लेता है कि वो जो बाइंग डिसीजन है उसको करे, तो इसको बोलते हैं लीड पाइपलाइन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड देखिए कि द की टू बिल्डिंग रिलेशनशिप इज बाइंग रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर्स नीड्स व्हिच काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाई सेल्समैन आर रिफ्लेक्टेड हियर। तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना, रिस्पॉन्सिव होना कस्टमर के ज़रूरत के हिसाब से, तो ये किस प्रकार की स्किल है जो सेल्समैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ए है कम्युनिकेशन स्किल्स, बी है पीपल स्किल्स, सी है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और डी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो देखिए ये जो स्किल है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सेल्समैन। तो देखिए जो सेल्समैन होता है ना उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होता है कि वो कॉल करे एग्जिस्टिंग कस्टमर को और न्यू कस्टमर के साथ हमेशा वो संपर्क में रहे, है ना। तो इसका आंसर में लिखेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सेल्समैन इज टू कॉल ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है, हु एक्स एज स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके स्पोक्स पर्सन के रूप में कौन काम करता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि सेल्समैन एक्स एज स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो सेल्समैन होते हैं ना वो स्पोक्स पर्सन बनते हैं किसके, कंज्यूमर्स के। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम एनी 2 आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निक्स, कि हमको 2 आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निक्स का नाम यहाँ पे लिखना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द फॉलोइंग आर 2 आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निक्स। फर्स्ट है रेगुलर कॉन्टैक्ट और सेकेंड है सपोर्ट सर्विस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, इसमें 6 क्वेश्चन में से 5 हमको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड स्किल। इनमें से कौन सा जो है ना हार्ड स्किल नहीं है। ए बोलता है फाइनेंस, बी बोलता है कम्युनिकेशन और सी बोलता है टाइपिंग और डी बोलता है अकाउंटिंग। तो देखिए इनमें से जो हार्ड स्किल नहीं है वो है कम्युनिकेशन, है ना। बाकी फाइनेंस, टाइपिंग, अकाउंटिंग जो है ना वो हार्ड स्किल्स होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द एम ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो एम ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। ए बोलता है टू इंक्रीज सेल्स, बी बोलता है टू सेटिस्फाई कंपटीटर्स और सी बोलता है टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर्स इन फेवर ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यही है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो एम ऑफ कम्युनिकेशन होता है मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो कंज्यूमर के बिहेवियर को, ग्राहक के व्यवहार को बदलना होता है, प्रभावित करना होता है, ताकि जो फर्म का प्रोडक्ट है और सर्विसेज है वो अच्छे से बिके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द टर्म यूज्ड फॉर रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। कौन सा टर्म यूज किया जाता है जो कि बताता है रिसीवर्स के रिस्पांस को सेंडर्स के मैसेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है। ए बोलता है सोर्स, बी बोलता है टारगेट और सी बोलता है फीडबैक और डी बोलता है मीडिया। ये होता है फीडबैक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, द एम ऑफ नेगोशिएशन इज। नेगोशिएशन का एम क्या होता है। ए है टू इंश्योर बेस्ट डील फॉर कस्टमर, बी होता है टू इंश्योर बेस्ट डील फॉर सेल्स पर्सन और सी है टू इंश्योर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डील फॉर बोथ पार्टीज। तो देखिए नेगोशिएशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज के लिए आपस में स्वीकार्य डील। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू इंश्योर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डील फॉर बोथ पार्टीज। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन विल अ सेल्समैन EQ बी कंसिडर्ड गुड। सेल्समैन के EQ को कब अच्छा माना जाता है। तो आप इसका आंसर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अ सेल्समैन EQ
will be considered good when he takes into account the proposals and priorities while making presentation regarding the deal. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, a salesman sound neither be underdressed nor be overdressed. Which soft skill is being referred to here? तो देखिए, एक सेल्समैन को ना तो अंडर ड्रेस्ड होना चाहिए ना ही ओवर ड्रेस्ड होना चाहिए। तो कौन सा सॉफ्ट स्किल यहाँ पे बताया जा रहा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पे किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल ग्रूमिंग। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 20 से 30 वर्ड से में लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। टोटल 6 मार्क्स इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। कि स्वतंत्र होकर काम करने से या इंडिपेंडेंट होकर काम करने से, वर्क करने से क्या 2 बेनिफिट होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 2 बेनिफिट जो होते हैं वर्किंग इंडिपेंडेंटली के, फर्स्ट है इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग। कि आप अकेले काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके ऊपर होता है। सेकेंड है इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। और जो व्यक्ति सेल्फ काम करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करता है और रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। क्वेश्चन 7 है, ऑल पीपल लुक फॉरवर्ड टू वेकेशंस फॉर डी स्ट्रेसिंग एंड रिजुनेशन। स्टेट एनी अदर 2 ways बाई विच पीपल कैन मैनेज स्ट्रेस। तो देखिए, लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस या तनाव भगाने के लिए वेकेशंस में जाते हैं, वहाँ से फिर से एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि और कौन से 2 तरीके हो सकते हैं कि लोग जिससे अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके, फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्कीपिंग और एनी स्पोर्ट्स रिलीव्स स्ट्रेस बाई स्टेबलाइजिंग मूड, इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम एंड इंड्यूसिंग स्लीप। तो देखिए, जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, जो कि वॉकिंग के फॉर्म में होगा या स्कीपिंग के फॉर्म में होगा या किसी भी खेल के तरीके से हो सकता है, इससे मूड जो है ना स्टेबलाइज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और गहरी नींद आती है। सेकेंड है योगा। योगा इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्टर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस्ड टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो योगा में जो है ना सीरीज ऑफ पोस्टर्स, माने जो शरीर के अलग अलग योगाभ्यास होते हैं और ब्रीदिंग योगासन प्राणायाम होते हैं, इनके द्वारा आदमी जो है अपने बॉडी और माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन अ फाइल फोल्डर बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड। कि एक फाइल और फोल्डर को कीबोर्ड के द्वारा कैसे कॉपी किया जा सकता है। तो इसका आंसर में लिखेंगे कि अ फाइल फोल्डर कैन बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड बाई फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। नीचे दिए हुए स्टेप्स को हम ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर। सबसे पहले फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। फिर बी में है प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द फाइल और द फोल्डर। फिर Ctrl+C करेंगे कॉपी करने के लिए फाइल और या फोल्डर को। सी में ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर। फिर जिस फोल्डर में हमको इसको पेस्ट करना है उस फोल्डर को, डेस्टिनेशन फोल्डर को ओपन करेंगे। डी है Ctrl+V प्रेस टू पेस्ट द कॉपीड फाइल। तो कॉपीड फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V को दबाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज इनोवेटर्स एंड एज एजेंट्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर में हमको डिस्कस करना है एंटरप्रेन्योर्स के रोल को इनोवेटर्स के रूप में और एजेंट्स के रूप में। तो इसमें आंसर में पहला लिखेंगे कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज इनोवेटर्स। तो एंटरप्रेन्योर के रोल को सबसे पहले इनोवेटर्स के रूप में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इनटू द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है ना इनोवेट करते हैं यूनिक और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाकर। इन मेनी केसेस दीज आर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। और बहुत सारे केसों में ये इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते रहते हैं ऑलरेडी, या जो सर्विस एग्जिस्ट करता है या जो पहले से अवेलेबल होता है उसका। इनोवेशन फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स टू बूस्ट ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है और ग्लोबल प्रेजेंस प्रोडक्ट और सर्विस का बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब एजेंट्स के ग्रुप में देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज एज दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इस्टेब्लिश एंटरप्राइजेज, सेट अप इंडस्ट्रीज एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज फॉर द इकोनॉमी। तो एंटरप्रेन्योर्स एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये परिवर्तन के एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ चेंज होते हैं। ये मौके को भांप लेते हैं
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और इकोनॉमी में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एनी 2 रीजन्स एज टू व्हाई एन इंडिविजुअल शुड स्ट्राइव फॉर बिकमिंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ ए जॉब सीकर एंड ऑप्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एज इज हर करियर। तो 2 रीजन बताना है कि क्यों एक आदमी को नौकरी खोजने वाले के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहिए और इंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर के रूप में चुनना चाहिए। ऐसा लिखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एज करियर, कि करियर के रूप में इंटरप्रेन्योरशिप का जो महत्व है, फर्स्ट है कि नर्चर्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। ये जो है ना इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देता है, नर्चर करता है, इसको डेवलप करता है। सेकेंड है इनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ एन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और ये जो है ना इनेबल करता है इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं, इसमें हम लोगों को 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 20-30 वर्ड्स में, और टोटल 8 मार्क्स इसमें हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें 2 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस हमको बताना है मार्केटिंग मिक्स का। आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट है, मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन परसुइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग एज इट सर्व्स एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स। तो मार्केटिंग मिक्स जो है ना हेल्प करता है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग के लिए, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन का ग्राहकों के साथ में, दस फोकसिंग ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स, जिसके कारण जो ग्राहक है ना बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं डायरेक्ट लिंक के कारण। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, इससे जो है ना सेल्स बढ़ता है और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। सेकेंड है, मार्केटिंग मिक्स गिव्स कंसिडरेशन टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। ये जो मार्केटिंग मिक्स होता है ये अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं मार्केटिंग सिस्टम के उसको एक कंसिडरेशन में लाता है। फॉर इंस्टेंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स फीचर्स एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसमें कितने फीचर हैं, किस प्रकार का ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है। द डिफरेंट मीडिया रिक्वायर्ड इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स। अलग अलग मीडिया में प्रमोट करना किसी भी प्रोडक्ट को डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके फीचर कैसे हैं। इसमें क्वेश्चन 12 है, मेंशन एनी 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। तो देखिए इफेक्टिव सेगमेंटेशन के 2 रिक्वायरमेंट को मेंशन करना है। आंसर है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, फर्स्ट है द सेगमेंट शुड बी मेजरेबल, ये जो सेगमेंट है ना मेजरेबल होना चाहिए। सेकेंड है द सेगमेंट शुड बी एक्सेसिबल, और जो सेगमेंट है वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूहान इज अ सेल्समैन, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑफन ट्राइज टू अप्रोच एवरीवन फॉर सेलिंग द गुड्स। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रोहिणी सजेस्टेड हिम टू अप्रोच गुड प्रोस्पेक्ट्स। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोस्पेक्ट्स। तो देखिए रूहान एक सेल्समैन है, बहुत हार्ड वर्किंग है और उसका अप्रोच जो है ना सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसकी एक सहेली है या दोस्त है रोहिणी, जो सजेस्ट करती है उसको कि वो गुड प्रॉस्पेक्ट्स को अप्रोच करे। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म बताना है गुड प्रॉस्पेक्ट्स का। आंसर लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट्स, फर्स्ट है ही शुड फील द नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि उसको जो प्रोडक्ट है ना उसके नीड को फील करना होगा। दिस कैन बी प्री एग्जिस्टिंग आर कैन बी क्रिएटेड एज वेल, ये प्रोडक्ट पहले से भी मार्केट में हो सकता है या नया प्रोडक्ट वो क्रिएट कर सकता है। सेकेंड है इन सम केसेस द प्रोस्पेक्ट नीड्स अ लाइसेंस और लीगल कैपेसिटी टू बाई द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू बाई द मेडिसिन, लाइसेंस टू बाई अ गन एंड ओनली अ मेजर कैन बाई एल्कोहल। तो देखिए कुछ केसों में जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लीगल कैपेसिटी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे कि एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेडिसिन खरीदने के लिए, और बाकी जैसे गन चाहिए, गन खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स में उसको एक लीगल लाइसेंस का ज़रूरत होता है या लीगल कैपेसिटी का ज़रूरत होता है। क्वेश्चन 14 है इनुमरेट टिप्स फॉर मेकिंग सेल्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। तो देखिए इसमें जो है ना पूछ रहा है कि सेल्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे होगा, इसके क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। आंसर है टिप्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, कि प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के टिप्स हैं। फर्स्ट है इट शुड बी सिंपल, ये सिंपल होना चाहिए। सेकेंड इट शुड बी कन्विंसिंग, ये कन्विंसिंग होना चाहिए। थर्ड है इट शुड बी इन द लैंग्वेज द कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये कस्टमर के समझ में आने वाले लैंग्वेज में होना चाहिए। और फोर्थ है इट शुड बी मेड फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव,
और एक ग्राहक के अनुसार बना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई इज एथिक्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन सेल्स, स्टेट एनी टू रीजन्स। कि एथिक्स जो है ना सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसके 2 रीजन हमको लिखना है। आंसर है एथिक्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन सेल्स बिकॉज। एथिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में क्योंकि फर्स्ट है इट लेंड्स इंटीग्रिटी टू अ सेल्स पर्सनस बिहेवियर, क्योंकि यह सेल्स पर्सन के व्यवहार के साथ में इंटीग्रिटी लाता है। बी है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंपनीज रेपुटेशन, इससे कंपनी का रेपुटेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होता है। क्वेश्चन 16, आई कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या आई कॉन्टैक्ट जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में, इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। आंसर है रीजन्स वाई आई कॉन्टैक्ट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्यों आई कॉन्टैक्ट जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेटिंग में। फर्स्ट है आई कॉन्टैक्ट क्रिएट्स एंड इंडिविजुअल कम्युनिकेटिंग, तो आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करने पे जो इंडिविजुअल है ना उसका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। सेकेंड है आई कॉन्टैक्ट कन्फर्म्स टू द स्पीकर दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग, और आई कॉन्टैक्ट से पता चलता है स्पीकर को बोलने वाले को कन्फर्म होता है कि आप जो है ना ध्यान से उसको सुन रहे हैं। अगला में देखिए 5 में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 से 80 वर्ड्स के लिमिट में, 4 3 या 12 मार्क्स इसमें मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है कि एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स, डिस्कस एनी 4 अदर वेज टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए एडवर्टाइजिंग जो होता है अलग अलग मीडिया में एक बहुत ही कॉमन और ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस फर्म के द्वारा प्रमोशन करने के लिए। इसमें पूछ रहा है कि 4 और तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन होता है वो कैसे हो सकता है। आंसर है वेज ऑफ प्रमोशन अदर देन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को छोड़कर जो वेज ऑफ प्रमोशन है इसमें पहला है सेल्स प्रमोशन, कॉमनली यूज टू ऑब्टेन एन इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन के द्वारा शॉर्ट टर्म सेल्स को बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल्स कूपन्स एंड स्पेशल ऑफर्स, लॉयल्टी कार्ड्स, कूपन्स, प्राइस प्रमोशंस। तो इसमें जो है ना कूपन्स स्पेशल ऑफर्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, कूपन्स आता है, प्राइस प्रमोशंस होते हैं। सेकेंड है पब्लिक रिलेशंस, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद द ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पब्लिक। तो इसमें जो है ना पब्लिक के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। द आर्ट ऑफ गुड पब्लिक रिलेशंस इज नॉट ओनली टू ऑब्टेन फेवरेबल पब्लिसिटी विद इन द मीडिया बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू हैंडल सक्सेसफुली नेगेटिव अटेंशन। तो गुड पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि केवल फेवरेबल पब्लिसिटी ना हो मीडिया में, बल्कि जो नेगेटिव अटेंशन है ना उसको भी सक्सेसफुली हैंडल किया जाए। क्वेश्चन थर्ड है डायरेक्ट मेल, इट इज सेंडिंग ऑफ पब्लिसिटी मटेरियल टू अ नेम्ड पर्सन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग कैन कम इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स एंड मेल ऑर्डर। तो डायरेक्ट मेल में क्या होता है कि इसमें जो पब्लिसिटी मटेरियल होता है वो एक व्यक्ति को भेजा जाता है संगठन के द्वारा, और ये जो है ना पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स और मेल ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है। 4 है पर्सनल सेलिंग, सेलिंग अ प्रोडक्ट सर्विस 1 to 1, तो एक एक करके किसी को बेचना व्यक्तिगत तौर पे। दिस कैन एदर बी डन फेस टू फेस, डोर टू डोर, आर टू द फोन, ओवर द फोन। तो जो है ना फेस टू फेस भी हो सकता है, डोर टू डोर हो सकता है और फ़ोन पे भी हो सकता है। क्वेश्चन 18 है रौनक इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन अ बिजनेस फर्म डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल of ready-made garments. He wishes to consider the composition of population of whole country and produce and sell the garments to target market accordingly. तो रौनक जो है एक मार्केटिंग मैनेजर एक बिजनेस फर्म का, जो कि बिजनेस फर्म क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर कर रहा है और रेडीमेड गारमेंट को बेच भी रहा है। वो जो है ना जो पूरा देश है उसके पॉपुलेशन के कंपोजिशन को कंसिडर करना चाहता है ताकि वो प्रोड्यूस करे, सेल करे गारमेंट्स को मार्केट के अकॉर्डिंगली, टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली। आंसर है विच बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय रौनक। तो देखिए इसके आंसर में लिखेंगे कि बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कंसिडर्ड बाय रौनक इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि वो जो है ना पॉपुलेशन को ध्यान में देख के कर रहा है, तो जो सेगमेंटेशन होगा वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। अब इसका भी क्वेश्चन है कि स्टेट द 6 फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन एबव। ते में हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन फाइंड आउट किया है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, उसके 6 फैक्टर हमको लिखना है। तो इसमें पहला है एज, द टेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर डिफरेंट। चिल्ड्रन नीड्स टॉयज, बुक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, व्हाइल द नीड्स ऑफ एल्डर्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो जो बच्चे होंगे उनके टेस्ट और नीड्स जो है अलग अलग होंगे एज ग्रुप के हिसाब से, और जो बड़े होंगे उनके अलग होंगे। एंड द मार्केटर हैज टू सी दैट द प्रोडक्ट दे हैव प्रोड्यूस्ड इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स।
इसलिए जो मार्केटर है ना उसको सभी एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। आर फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। बी है जेंडर, द मार्केटर कैन आल्सो सेगमेंट हिज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मेल फीमेल, तो उसको मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली भी मार्केट को देखना पड़ेगा। सी है इनकम, सेगमेंटेशन में भी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। और सेगमेंटेशन जो है ना वो इनकम लेवल के बेसिस पे भी होना चाहिए, जैसे कि हायर इनकम, मिडिल इनकम या लोअर इनकम। और डी एजुकेशन लेवल, ये होता है लिटरेट, इलिटरेट, हाईली एजुकेटेड सेगमेंट्स, तो वो लोग जो है ना लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, इसके ऊपर भी सेगमेंटेशन हो सकता है। मे बी मेड एज पर एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, और इसको एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल के अनुसार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 19 है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द कस्टमर्स में रेज ऑब्जेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सच को ऑब्जेक्शंस नीड टू बी टेकल्ड बाय द सेल्स पर्सन कॉशियसली, डिस्कस हाउ शुड सेल्समैन हैंडल ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू हाई प्राइस एंड ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोकास्टिनेशन। तो देखिए प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर्स बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में क्रिएट करते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको टेकल करना चाहिए सेल्समैन को बहुत ही सावधानी से। हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि एक सेल्समैन कैसे ऑब्जेक्शन जो रिलेटेड है हाई प्राइस या ऑब्जेक्शन जो रिलेटेड है प्रोकास्टिनेशन को सॉल्व करेगा। आंसर है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। पहला है ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू हाई प्राइस। द सेल्स पर्सन कैन ट्राई टू कन्विंस द बायर बाय टेलिंग द कस्टमर दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ वैल्यूएबल वुड इट बी फॉर हिम। तो देखिए जब हाई प्राइस होगा तो सेल्समैन को बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में है बाकी प्रोडक्ट के कंपेरिजन में, इसलिए वैल्यूएबल है। इफ स्टिल द कस्टमर इज नॉन कन्विंस्ड देन ही कैन ऑफर सम अदर अल्टरनेटिव व्हिच इज आप लेसर वैल्यू इन द सूट्स हिज पॉकेट। अगर कस्टमर इसके बाद भी कन्विंस नहीं है तो उसको कम कीमत का चीज़ उसको दिखाना होगा। सेकेंड है ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोकास्टिनेशन लेम एक्सक्यूजेज। अगर प्रोकास्टिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो द सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट सम पीपल टेक टाइम टू डिसाइड एंड कैन नॉट टेक इमीडिएट डिसीजन टू बाई अ प्रोडक्ट। तो सेल्स पर्सन को समझना होगा कि कुछ लोग जो है ना टाइम लेते हैं डिसाइड करने में और तुरंत किसी चीज़ को खरीदते नहीं हैं। द ओनली वे टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इज टू आस्क फॉर अ फ्यूचर कमिटमेंट टू बाई फ्रॉम द कस्टमर। इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने का एकमात्र तरीका है कि कस्टमर से फ्यूचर कमिटमेंट ले लें। एज फार एज पॉसिबल द सेल्समैन शुड ट्राई टू फिक्स अप मीटिंग इन सम फ्यूचर डेट इन ऑर्डर टू मूव द सेल फॉरवर्ड। और जहाँ तक हो सके सेल्स पर्सन को क्या करना होगा कि फ्यूचर में एक डेट फिक्स करना होगा ताकि सेल जो है फॉरवर्ड हो जाए। क्वेश्चन 20 एक्सप्लेन व्हाट्स आर कंपनी इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी प्रोसेस्ड बाय सेल्समैन इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिस्कस कॉन्फिडेंटली विथ हिज प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो इसमें बताना चाहिए कि कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना किस प्रकार से प्रोसेस हो एक सेल्समैन के द्वारा ताकि वो डिस्कस करने में कॉन्फिडेंट फील करे प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ में। आंसर है सेल्समैन शुड हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिस्कस कॉन्फिडेंटली विथ हिज प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो सेल्समैन को निम्न इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो जो है ना ऑर्डर से रिलेटेड जो है कॉन्फिडेंट फील करे अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ में। फर्स्ट है ही शुड बी फेमिलियर विद वेरियस प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन ईच प्रोडक्ट लाइन, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइजेज, पर्टिकुलर फीचर्स एंड एडवांटेजेज एंड बेनिफिट्स। तो उसको जो परिचित होना चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स के साथ में, वेरिएंट्स के साथ में, जो भी प्रोडक्ट लाइन में है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइज और पर्टिकुलर फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के साथ में। सेकेंड, ही शुड नो द ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू कन्विंस हिज बायर्स हाउ हिज कंपनीज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विस इज बेटर इन कंपेरिजन टू हिज कंपिटिटर्स। तो उसको जो है ना वो ऑपरेशन एप्लीकेशन सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी उसको मालूम होना चाहिए ताकि जो बायर्स है ना उसको ये कन्विंस कर सके और बता सके कि जो कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी है और सर्विस है बाकी जो कंपिटिटर हैं उनके कंपेरिजन में ये बेटर है। थर्ड है नॉलेज ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, केस डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट पॉलिसीज टू नेगोशिएट एंड क्लोज द डायरेक्शन। उसको नॉलेज होना चाहिए प्राइसिंग पॉलिसी का, केस डिस्काउंट्स का, क्रेडिट पॉलिसी का, जिससे वो नेगोशिएट कर सके और ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सके। फोर्थ है नॉलेज ऑफ एक्सचेंज पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और फ्री शिपिंग फैसिलिटी। उसको नॉलेज होना चाहिए एक्सचेंज पॉलिसी का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का और फ्री शिपिंग फैसिलिटी का। क्वेश्चन 21 है डिस्कस एनी 4 नेगोशिएशन स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सेल्समैन इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेस इन देयर करियर। यहाँ पे हमको डिस्कस करना है 4 नेगोशिएशन स्किल जो कि रिक्वायर्ड होता है एक सेल्समैन को ताकि वो इंश्योर कर ले कि अपने करियर में उसको सक्सेस मिले। अब इसके आंसर में लिखेंगे नेगोशिएशन स्किल्स। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना। बिफोर इंटरिंग अ बार्गेनिंग मीटिंग अ स्किल्ड नेगोशिएटर शुड प्रिपेयर फॉर डिस्कशन इन द मीटिंग। कि बार्गेनिंग मीटिंग में इंटर करने के पहले एक स्किल्ड नेगोशिएटर जो है ना वो डिस्कशन जो मीटिंग में होगा उसके लिए प्रिपेयर करेगा।
वन शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बायर्स ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रायोरिटीज। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा जो कि बायर से रिलेटेड होगा, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एटीट्यूड से क्या है, उसका पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स और प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। सेकेंड, डिस्कशन। अ ब्रीफ डिस्कशन एमंग द पार्टीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर पार्टीज बिहेवियर। तो एक छोटा सा डिस्कशन जो है ना पार्टीज के साथ में कर लेगा ताकि उसका व्यवहार को समझ सके जो कि अदर पार्टी का है, इंटेंशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को भी समझ जाए। वन शुड बी अ पेशेंट लिसनर टू बी फॉलोड बाई पॉजिटिव टॉकिंग बिहेवियर, और एक धैर्यपूर्वक सुनने वाला होना चाहिए और पॉजिटिव टॉकिंग बिहेवियर वाला होना चाहिए। थर्ड, एक्टिव लिसनिंग। नेगोशिएटर्स हैव द स्किल्स टू लिसन एक्टिवली टू द अदर पार्टी ड्यूरिंग डिस्कशन। नेगोशिएटर में वो स्किल होना चाहिए ताकि वो एक्टिवली सुन सके अदर पार्टी के डिस्कशन को। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरियाज फॉर कंप्रोमाइज टू स्ट्राइक अ डील। इससे जो है ना वो एरिया फाइंड आउट कर लेगा कि कहाँ पे कंप्रोमाइज करके वो डील को स्ट्राइक करेगा। फोर्थ है प्रोपोजिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन द सेलर बायर शुड सेंड अ प्रपोजल फॉर फाइनल नेगोशिएशंस। अब प्रपोजिंग के टाइम में जो डिस्कशन किस पॉइंट पे सेलर और बायर जो है ना वो क्या करेंगे, फाइनल नेगोशिएशन का प्रपोजल भेजेंगे। When one party initiates a proposal, the other party should treat the proposal with respect, seek clarification if required, etc. अगर एक पार्टी जो है ना प्रपोजल को इनिशिएट करता है तो दूसरा पार्टी को उस प्रपोजल को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में देखना चाहिए, लेना चाहिए और ज़रूरत होगा तो क्लियरिफिकेशन भी लेना चाहिए।